ठीक। सो टुडेस टॉपिक अवर इज डिटर्मिनेंट। जैसे हम लोग मैट्रिसेस लिख रहे थे अभी तक 1 2 3 4, राइट। ये था आपका मैट्रिसेस का सिंबल। अब डिटरमिनेंट इसके ऊपर ऐसे इसका मैग्नीट्यूड ऐसे करके इस पे डोमिनेट करता है, तो उसको कैसे लिखा जाता है? उसको लिखते हैं 1 2 3 4 कुछ ऐसे, और वो इसका पर्टिकुलर मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड होता है। तो कैसे निकालते हैं? 1 इंटू 4 4, 2 3 जा 6, तो आंसर आया -2। तो किसी का भी डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो डिटरमिनेंट को लिखते हैं कैसे? डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, या कुछ राइट साइड ट्रायंगल से भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए भी है। इतने सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ डिटरमिनेंट का मतलब क्या? द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट इज मैग्नीट्यूड। द वर्ड इज मैग्नीट्यूड ऑफ कैसा? स्क्वायर मैट्रिक्स। द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ डिटरमिनेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ योर स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और आपका जीरो भी हो सकता है। फिर इसके ऊपर बात करते हैं जैसे 3/3। ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया हर स्टेप पे। 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, डिटरमिन करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको रो और कॉलम में किसी के अकॉर्डिंग अगर हम एडजस्ट करते हैं, ओपन करते हैं, आंसर विल बी सेम। अल्टरनेट साइन देते हैं, प्लस माइनस प्लस करके ऐसे लिखेंगे। पहले +1, ये ब्रैकेट लगाया, इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये पूरी रो आपकी ब्लॉक हो गई, ये पूरा आपका कॉलम ब्लॉक हो गया। वैल्यू क्या आई? 5 9 45, ठीक है, 8 6 48। क्लोज कर दिया, ये आया आपका -2। ब्रैकेट लगाया आपने, तो ये आपका सेकंड वाला भी ब्लॉक हो गया, तो आया 4 9 36, 6 7 42। फिर क्या आया? +3, ब्रैकेट लगाया तो लास्ट वाला ब्लॉक हो गया, 4 8 32, -7 5 35। तो 45 से 48 गया, आया आपका -3। तो -3 क्या होगा? -3 इंटू 1 आपका -3 आया। 36 आया, 42 -6 इंटू -2, तो ये आ जाएगा आपका +12। 32 से 35 आया, -3 इंटू +3, आंसर आया -9। जो मैं कह रहा था डिटरमिनेंट किसी का जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ से आपका एक स्पेशल टाइप का डिटरमिनेंट बन गया। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था चैप्टर बताया था, दो तरह के मैट्रिसेस के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। तो हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स का एक्सपेंडेड वे है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म है कि हम उस मैट्रिक्स को, उस डिटरमिनेंट को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। क्लियर? तो ये आपको डिटरमिनेंट के बारे में मैंने आइडिया दिया कि डिटरमिनेंट होता क्या है। 2/2 ऑर्डर है और 3/3 ऑर्डर है हमारे सिलेबस में। इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक। जब आपको एक्सपेंड करना आ गया, अब हम इसको यहाँ कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे दो डिटरमिनेंट है, पहला लिखा है मेरा 1 2 3 4, और दूसरा लिखा है x 3 7 5। अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम इसको इजिली कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ पे इनकी एक्सपेंडेड वैल्यू, यानी इनको एक्सपेंड करके तब कंपेयर करेंगे। तो 1 इंटू 4 4 आया, 2 3 6 6 आया, x इंटू 5 5x, -7 3 21। कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। 4 से 6 आया -2, 5x -21, इधर आया तो प्लस हो गया, 21 हो गया 19/5 = x। तो ये आपके x की वैल्यू आई। अब आप कंपेयर नहीं करेंगे कि इसको इसके इक्वल या इसके इक्वल, नो। वो मैट्रिक्स में करते हैं। डिटरमिनेंट में क्या है? इनकी एक्सपेंडेड वैल्यू, यानी जब एक्सपेंड कर लेते हैं वो कंपेयर होते हैं। ठीक है। तो ये क्या कंसेप्ट है आपका? डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन वैल्यू। कभी कभी आपसे वेरिफिकेशन क्वेश्चन वैसे पूछे जाएंगे 1 मार्कर या 2 मार्कर में। जैसे 1 2 3 4 आ गया डिटरमिनेंट, तो कहेगा आपसे कि 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a = 2a का। इसको चेक करो कि दिस इज राइट और रॉन्ग, वेरीफाई करो। तो पहले तो डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल के यहाँ पुट करेंगे। अब ये 2a कह रहा है, पहले इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो 2a आ जाएगा। जैसे मैं 2a की वैल्यू निकालू, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ, तो 2 8 16, 6 4 24, आंसर है -8। अब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ 2 की जगह 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, 1 इंटू 4 4, 2 3 6।
फोर्स इज क्या, -2 into 2 -4. Here is -4, here is -8. These are not equal. So you can say that this one and this one is not verified. ये equal नहीं हो रहे हैं according to this question. ठीक, तो हम डिटरमिनेंट को ऐसे कंपेयर भी कर सकते हैं और कुछ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, एक्सपोनेंट इन द सेंस कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये था आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. अगर मैं बात करूं तो ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में था कि हाउ टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट एंड हाउ टू कंपेयर द डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं और कंपेयर कैसे करते हैं. फिर उसके बाद मैं चलता हूं सीधे आपकी इसका कुछ यूज करूंगा इन ज्योमेट्री. तो डिटरमिनेंट का यूज करते हैं ज्योमेट्री. तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल आने ही आना है इस बार क्वेश्चन बोर्ड में, फिक्स्ड है. 1 मार्कर 2 मार्कर या किसी भी जा सकता है. वर्टिसेस दे दी जाएगी x1 y1, x2 y2 और x3 y3. अब आपसे बोला जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग डिटरमिनेंट. तो हाफ लगा देंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे. कैसे एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे. डिटरमिनेंट आ जाएगा. बाई चांस अगर नेगेटिव आ जाए तो आप लिखेंगे पॉजिटिव बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, बाई चांस अगर ट्रायंगल की वैल्यू 0 आ जाए, एरिया अगर 0 आ जाए तो आप बोल देंगे यस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. मतलब ए बी सी आर कोलिनियर. तो कोलिनियर उनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. फिर इसके बाद थर्ड, मान लो अगर 2 पॉइंट दे दे, ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये रहा आपके पास सेकंड पॉइंट. जरा मेरी यहां से लाइन पास हो रही, इसकी इक्वेशन निकालो. तो पॉइंट दिए जाएंगे x1 y1, x2 y2. जरा फाइंड द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2. तो आपको एक पॉइंट ले लो, लेट ये रहा आपका P पॉइंट, कोऑर्डिनेट है xy. तो तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं. ऑल दीज 3 पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन. अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो इनका ट्रायंगल क्या का एरिया कितना होगा, 0. तो हाफ इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो पुट कर देते हैं x1 y1 1, xy 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0. ठीक है. ये तीनों पॉइंट को लेके मैंने पुट कर दिया, उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपकी x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा. तो आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि 2 पॉइंट से पास कर रही है. और ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए अगर वर्टिसेस गिवन है तो आप बोलेंगे दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. बाई चांस अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो आप बोलेंगे उसका मॉड लगा के पॉजिटिव और रीजन लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव, कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इसमें आपके 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे एग्जाम में, बोर्ड में भी और हाफ एयर में. ठीक. तो ये था डिस्कशन लेवल मेरा इस वाले पॉइंट पे. अब इसमें से आपसे हम कुछ एक वैल्यूज भी पूछ सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस के थ्रू. जैसे मैं बोल दूंगा कि एक एरिया है, ट्रायंगल है, दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी और इसका मैंने एरिया दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट. मैंने एरिया दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट. अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ आपसे कोई कांस्टेंट डाल के उसकी वैल्यू पूछ सकता हूं मैं. ठीक है ना. जैसे मैंने बोल दिया कि फर्स्ट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है -2,0. जैसे इसके ले लिया मैंने -2,0 और बी के कोऑर्डिनेट ले लिए 0,4, इसके 0,4 और आगे को ले लिए मैंने 0,k. अब मैंने बोला फाइंड के. तो ठीक है, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे. हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 4 और 2 8 हो जाएगा. अब आप वैल्यू पुट कर दें. x1 y1 कितना है, पहला था आपका -2,0 तो -2,0,1. दूसरा क्या है 0,4,1. तीसरा क्या है 0,k1. ये आया. अब आप इसको एक्सपेंड कर लें. एक्सपेंड करने की ट्रिक बता रखी है, प्लस माइनस प्लस साइन लेते हैं, प्लस फिर माइनस और फिर ये प्लस.
तो ये -2 लिखा है, लिखा रहने दिया, ये आपकी रो हो गई, ये आपका कॉलम गया, दिस इंटू दिस, और माइनस के आ गया, जीरो के साथ सारे जीरो हो जाएंगे, करने की जरूरत ही नहीं आएगी। +1 आया, तो प्लस माइनस प्लस यानी +1 ब्रैकेट लगाया, ये कॉलम गया, ये रो गया, तो दिस इंटू दिस माइनस, ये भी जीरो आ जाएगा, तो 8 इक्वल टू आ गया -8 + 2k। अब यहाँ आपसे एक आंसर तो निकाल देंगे ऐसे जब आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, लेकिन हम जब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, मैंने कहा था पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पहले आप प्लस साइन ले लें, इसका प्लस साइन ले लें, तो ये पहला फर्स्ट केस बना। जब प्लस साइन लेंगे तो उसको शिफ्ट कर दें, तो 8 और 8 16 इक्वल टू 2k, तो k आ गया आपका 8, ये आया पहला फर्स्ट आंसर। अब आप नेगेटिव की भी पॉसिबिलिटी मैंने भी बताया था, तो -8 हो गया अगर, तो -8 इक्वल टू -8 + 2k, दिस वन कैंसल आउट, तो k इक्वल टू आ गया 0। यहाँ इन बच्चों से दिक्कत होती है, तो योर आंसर विल बी 0,8। सोल्यूशन सेट इसको बोलते हैं। एक बार आपने +8 लिया, एक बार आपने -8 लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपने बताया कि जब डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं तो एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और नेगेटिव साइन भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी टेक एक पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन। क्लियर? तो ये हमने क्या किया, हमने इसका ज्योमेट्रिकल यूज किया, ज्योमेट्री में हम कैसे यूज करते हैं हम उसको डिटरमिनेंट को। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ और अपनी इंटीरियर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जब बात आती है इंटीरियर प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले वर्ड आएगा आपके पास माइनर, फिर आएगा आपके पास कोफैक्टर, पहले आएगा माइनर फिर आएगा कोफैक्टर। तो अभी मैं डिटरमिनेंट जैसे लिख रहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनर का क्या मतलब है? माइनर का मतलब होता है ईच एंड एवरी रो में जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू, उसका अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या है। जैसे ये है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको लिखते हैं एड्रेस M11, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसकी अपनी मेजरमेंट क्या है, इसका अपना मैग्नीट्यूड क्या है। उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ब्लॉक किया तो आया 5 6 8 9, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 9 जा 45, 6 8 जा 48, आंसर आया -3, इसका अपना मैग्नीट्यूड है -3। ऐसे आप M12 को निकाल लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह ब्लॉक बना के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम ब्लॉक हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 6 7 9, तो 4 9 जा 36, 7 6 जा 42, तो -6 आ गया। ऐसे M13 निकाल लेंगे, सिमिलरली M21, M22 एंड सो ऑन, सारे निकालते चले आएंगे। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द माइनर्स। तो माइनर्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर्स? माइनस का मतलब है डिटरमिनेंट में ईच एंड एवरी रो में जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का अपना मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, दैट इज द माइनर। और माइनर और कोफैक्टर है, ये आपस में कोरिलेट होते हैं। कैसे कोरिलेट होते हैं? Mij इक्वल टू C ऑफ Ij, ये रो है और ये कॉलम है, माइनर और कॉलम इक्वल होंगे कब? जब I + j को ऐड कर दें, सम आ जाए इवन नंबर, I + j का सम कर दें इवन आ जाए, नो चेंज, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। जैसे मैंने कहा 1 और 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इवन नंबर आ गया, तो ये जो नंबर था दैट इज C11 ऑल्सो। जैसे 1 और 3 4, जो आंसर आएगा वही सेम होगा कोफैक्टर, 2 + 2 4, जो सेम होगा आंसर होगा C22। लेकिन अगर ऑड फिगर आ जाए, I + j इक्वल टू अगर ऑड आ जाए, तब क्या होगा? उस केस में Mij इक्वल टू -Cij, मतलब साइन इंटरचेंज कर दें। अगर रो और कॉलम का सम अगर ऑड आ जाता है, यू हैव टू चेंज द साइन टू कन्वर्ट माइनर इनटू कोफैक्टर। फॉर एग्जांपल M1 + 2 कितना हुआ 3, 3 जो ऑड फिगर, आंसर आया था इसका -6, तो अब इसका मैं साइन चेंज करूंगा तो क्या लगा दूंगा ऐसे +6, तो ये क्या हो जाएगा C12, तो ये आ जाएगा आपका कोफैक्टर की वैल्यू C12। जैसे 1 + 3 4, तो जो माइनर है यही कोफैक्टर रहेगा। अब जैसे 2 1 3, जो आंसर आएगा इसका माइनस साइन चेंज कर दो तो C21 आ जाएगा, 2 2 में सेम रहेगा, ठीक है, 3 1 में सेम रहेगा, 3 2 में बदल जाएगा,
यानी ऑड इवन ऑड चेंज होते हैं इसके माइनर एंड कोफैक्टर के साइन। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया था जिसमें आप क्या डील कर रहे हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। जब ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी तो अब आपके लिए जो थर्ड थिंग है इसका बहुत क्वेश्चन में यूज होगा 6 मार्कर क्वेश्चन में, दैट इज द एडजॉइंट। तो आपको एडजॉइंट निकालना आ जाएगा। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, पहले आप उसके कोफैक्टर निकाल लीजिए, C11 C12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है। इसको निकाल के अब इसको आप ट्रांसपोज कर दें, मतलब जो रो है वो बन जाएगी कॉलम C11 12 13, सेकेंड रो बन जाएगी सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगी थर्ड कॉलम। ये आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट। क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये आपका एडजॉइंट आ जाएगा। यानी पहले माइनर निकालें, कोफैक्टर में कन्वर्ट करें, अब उसको लाके इस फॉर्मूले में पुट कर दें, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दें, तो ये फिगर आ जाएगी। यानी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। इस तरह से आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो माइनर आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे। तो आपके लिए एक ये वर्ड बहुत आसान हो गया, दैट इज व्हाट, दैट इज द इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपने एडजॉइंट निकाल दिया, लाग उस पर यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए का रोल प्ले होगा, जो मैं भी बता रहा था। दो चीजें हो सकती हैं, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा या डिटरमिनेंट ऑफ 0 नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो आपका मैट्रिक्स कैसा है, ये आपका है, मैंने बताया था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, ठीक है। डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और ये 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट ऑफ 0 हो गया, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, तो उस केस में आपका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो डिटरमिनेंट्स है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आप उस केस में इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनवर्स के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब यूजिंग फॉर्मूला बोलेगा, क्योंकि अब तो एक ही फॉर्मूला बचा, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार एक हटा दिया इनवर्स का, एलिमेंट्री ऑपरेशन का। तो अब इसी केस से आप निकालेंगे, पहले माइनर, कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, लाके यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो आपका इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास इनवर्स आ जाएगा तो इसका एनसीईआरटी के आप सीधे 4.3, 4.4 और 4.5 तक मूवमेंट करते चले आएंगे। सैटरडे संडे 2 दिन मिलेंगे एक्स्ट्रा, मैं आपको आज रात तक या कल तक असाइनमेंट भेज दूंगा मैट्रिक रिटर्न में, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, जब आपका इनवर्स आ गया, एडजॉइंट आ गया, माइनस आ गया, अब आपके लिए सिस्टम को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। सिस्टम बोले तो लीनियर इक्वेशन की सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इक्वेशन है 3x + 2y + 4z = 2, x + y + z = -1, -x - y - 2z = 5। वो बोल देगा आपसे सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड बाय मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिख लेंगे आप, 3 2 4 1 1 1 -1 -1, यहाँ लिख देते हैं -2, ऐसे करके फॉर्म कर लें। फिर आपके पास एक्स वाई जेड ऐसे वर्टिकल लिख लें, ये एक प्रोसेस है, ये एक फॉर्मेट है। फिर 2 -1 और 5, 100% इस पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको लिखेंगे a, इसको लिखेंगे x, इस वाले को लिखेंगे b। तो ax = b बना, तो x क्या बनेगा, x बनेगा a इनवर्स b, x की जगह x y z, a इनवर्स अभी आपने लगाया फॉर्मूला ऊपर, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और b की जगह ये कांस्टेंट वैल्यू है 2 -1 और 5, ये वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, और फिर कंपेयर करेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। तो मैं यहाँ फिर से बता दूं, यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ऑफ ए फिर से आपके लिए की फैक्टर है, डिटरमिनेंट ए ही डिसाइड करेगा, तो मैं डिटरमिनेंट ए पे अटैक करता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको अच्छे से आता है, कर रखा है आपने, जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो मैंने बताया डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका की फैक्टर है। डिटरमिनेंट ऑफ ए सपोज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया, सिस्टम हो गया आपका कंसिस्टेंट। ठीक, आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे और आपकी सोल्यूशन आ जाएगा यूनिक। मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, तो यहां से दो रास्ते चलते हैं। फर्स्ट थिंग, पहले आप निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0, अगर ये भी आ गया, और दूसरा है एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, your system is inconsistent and there is no solution। अगर adjoint of into b equal to 0 आ जाए, सिस्टम होता है आपका कंसिस्टेंट एंड देयर इज मैनी सोल्यूशन। तो आपके मैनी सोल्यूशन होंगे। ये प्रोसेस जो मैं अभी हम लोग कर रहे थे एलआरडी, ये आपका आएगा यूनिक सोल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में। उसने इस बार उसने इन दोनों पे पॉइंट आउट किया, लेकिन इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, एक्सरसाइज 4.6 में है 2.13। ठीक है, तो उस पे आपको क्वेश्चन तैयार करने ही करने हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें कितने टाइप अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है, फर्स्ट टाइप आता है जो मैंने अभी किया था एक्स वाई जेड करके। फिर सेकंड टाइप आएगा, आपको ए बोल देगा, दिस इज ए, बोल देगा दिस इज ए, फाइंड ए इनवर्स, बोलेगा आपसे दिस इज ए, फाइंड ए इनवर्स। यानी ए को कुछ दे देगा आपसे, बोलेगा फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अब आपको यहाँ इक्वेशन दे देगा, ये मेरा टाइप 2 बन गया। पहले आप ए इनवर्स निकाल लेंगे अपने फॉर्मूले से, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड सो। जब आपका इनवर्स यहाँ से आ जाएगा, जो इक्वेशन दी है इसका फॉर्मेट बना लेंगे, तो देखेंगे दोनों के ए मिल रहे होंगे, उसी इनवर्स को भी यहाँ यूज कर लेंगे। अब इक्वेशन से आपको दोबारा इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, वो इनवर्स एज सच यूज कर लेंगे। ये आपका टाइप 2। टाइप 3 में ये हो सकता है कि जो इसकी रो है वो इसकी यहाँ कॉलम बन जाए, ये हो सकता है, इसकी रो इसकी कॉलम। तो आपने इनवर्स निकाल लिया। जब यहां आप लिखेंगे फॉर्मूले में कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज करके। लॉजिक ये है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दें या ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर दें, दोनों की वैल्यू विल बी सेम, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएंगी। इसलिए अगर इसकी रो इसकी कॉलम मिलती है इक्वेशन में, आप इनवर्स निकाल के उसको ट्रांसपोज करके यहाँ पुट कर दें और बी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। सो दिस इज योर टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 1 सिंपल एक्स वाई जेड, टाइप नंबर 2 ए है, ए इनवर्स निकालो और यूज करो इक्वेशन। टाइप नंबर 3 ये इसका ट्रांसपोज करके, कब, जब इसका रो इसके कॉलम के एलिमेंट के सेम आ जाए। ये हो गया आपके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 4 थोड़ा टेक्निकल है, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। टाइप इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। टाइप 4 में आपको दो दो मैट्रिक्स दे दी जाएगी ऐसे करके, बोलेगा यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। ऐसे अभी क्वेश्चंस कराऊंगा लास्ट के 10 मिनट्स में, यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो आप इसको ए बोल दे, इसको भी आप बी बोल दे, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई निकालेंगे। मैंने ट्रिक बताई थी, सिर्फ फर्स्ट स्टेप निकालेंगे, पहला एलिमेंट। मान लो फर्स्ट एलिमेंट 2 आया, तो आप लिखेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अगर 5 आता तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5 लिखते हैं, यानी ये 2i के इक्वल हो गया, ए बी इक्वल टू 2i। अब अपनी जो इक्वेशन है उसका फॉर्मेट बनाएंगे। जब इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे तो आप नोटिस करेंगे ये जो वैल्यू है कंपोनेंट, ये इक्वेशन से जो बनाया है, ये या तो ए से मिल रही होगी या ये बी से मैच कर रही होगी। अगर ये ए से मैच कर रही होगी तो इसका नाम अब आप ए लिखेंगे, ये रहा एक्स। अब आप इसको बी नहीं लिखेंगे क्योंकि बी ऑलरेडी इसको आप ले चुके थे, इसको आप लिखेंगे सी। तो फिर आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी, एक्स की जगह एक्स वाई जेड। नाउ ए इनवर्स कैसे निकालें, अब आप इस इक्वेशन में आएंगे। इक्वेशन लिखी है ए बी इक्वल टू 2i, मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो बोथ साइड में इनवर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 2i।
कंपेयर हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, बी, ए और टू, ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2 बी, और बी क्या था, ये वाला। तो ये पूरा मैट्रिक्स उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका ए इनवर्स। अब इस ए इनवर्स को लाके यहाँ पुट कर देंगे सच, और सी क्या था, कांस्टेंट नंबर है जो इक्वेशन के, वो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन करना है हमें। ये था आपका टाइप नंबर 4। टाइप 5 में क्या था, सारी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है। जैसे बताए थे मैंने, एक्स लेंगे, एक को वाई लेंगे, एक को जेड ले लेंगे, तो क्रिएट करेंगे इक्वेशन, तो एक्स वाई जेड से आपकी इक्वेशन बन जाएगी तीनों। उनको आप टाइप 1 के तरीके से सॉर्ट आउट करते चले जाए। तो इस तरह की इक्वेशंस हैं आपके सिलेबस में इस बार। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आपसे, जब आप रिवीजन करें डिटरमिनेंट के, मेरे असाइनमेंट है उनको करेंगे, एंड एनसीईआरटी के 4.2 कीजिए, क्योंकि ये आगे आपकी यूजफुल होगी फॉर कमिंग एग्जाम जो भी आगे है। 4.2 दैट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है, कैसे रो और कॉलम को ऐड करते हैं, कैसे इंटरचेंज करते हैं, रो को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 उसको जरूर कीजिए, एग्जाम में नहीं है, नो इशू, इट्स नॉट ए इशू, बट योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इस चीज को आपको करना है, इस चीज को आपको कर लेना है अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इस तरह से एप्लीकेशन मोड पे जाना है, तब जाके आपके इस चैप्टर्स में आप मार्किंग को कर सकते हैं। यानी चैप्टर 3 एंड चैप्टर में 4 के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर? तभी हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बारे में डिस्कशन हमारा लेवल है। अब मैं आगे चलता हूँ इसे। तो चैप्टर 3 कल किया था, चैप्टर 4 के मैंने ये सारे प्रोसेस कर लिए। अब मैं इसको रुकता हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक।